अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1 इंशाल्लाह सारी कवर करेंगे। हर एक का टाइम कोड मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लीजिएगा। जो सवाल देखना है डायरेक्टली वो देख सकते हैं। उसके अलावा इसके जो नोट्स बनेंगे, जो जो हम साथ लिखते जाएंगे, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और उनका लिंक मैं वीडियो के नीचे ही फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दिया करूंगा, तो आप वहां से फिर डाउनलोड करके सारे नोट्स हासिल कर पाएंगे। अब थोड़ी सी बात मैं इसकी कर लूँ इसकी थ्योरी के ऊपर, उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक लिखा हुआ है अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। तो अलजेब्रिक फ्रैक्शन बेसिकली इस टाइप की होती हैं, आप बटे में लिखी होती हैं, ऊपर और नीचे वैल्यूज लिखी होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, प्लस माइनस हो रहे होते हैं, तो वो अलजेब्रिक फॉर्म में आ जाता है। और बटे में लिखने की वजह से उसे हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक फ्रैक्शन कह देते हैं। उसने लिखा हुआ है इन मैथमेटिक्स एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन, एक ऐसी फ्रैक्शन होती है, मतलब डिवाइड की या बटे की ऐसी फॉर्म होती है, वेयर द न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर और बोथ कंटेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसके अंदर न्यूमिनेटर मतलब ऊपर वाली वैल्यू और डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली वैल्यू, या दोनों दोनों में से कोई एक या दोनों ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रखती हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा होता है जिसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, वो प्लस माइनस हो रहे होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, या दोनों में भी हो सकता है, तो उसे हम अलजेब्रिक फ्रैक्शन कह देते हैं। तो ये डेफिनेशन है, ये कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी एग्जाम्पल तो आप अपने से बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, टॉपिक है आपका रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल में वो कहता है आ रैशनल एक्सप्रेशन इज द कोशंट, कि रैशनल एक्सप्रेशन इस तरह का एक क्वेश्चन होता है वेयर क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ज़ाहिर है नीचे वाली वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो फिर उसको हम क्या ही सोल्व करेंगे, तो वो तो जीरो नहीं होनी चाहिए। ऑफ टू पोलिनोमियल, इसके अंदर दो पोलिनोमियल्स होती हैं, ऊपर भी और नीचे भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि उसने लिख के दिखा दिया, तो ये ध्यान में रखें कि रैशनल एक्सप्रेशन के अंदर ऊपर और नीचे क्या होनी चाहिए, पोलिनोमियल होनी चाहिए। आगे वो कहता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ रैशनल नंबर, कि आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। वैसे तो सिंपल सी बात है, आपने सिंप्लीफाई करना है तो आपको अगर कोई चीज़ कॉमन लेनी पड़ेगी, कॉमन ले लेना, किसी टेबल पे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड कर देना, फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला मतलब कुछ भी करके बस आपने उसे सिंप्लीफाई कर देना है। लिखा हुआ जी सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ रैशनल एक्सप्रेशन मींस रिड्यूसिंग द फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट फॉर्म by cancelling out the common factors of the numerator and denominator, कि आप कॉमन लेने के बाद आपस में कैंसिलेशन करें इन फैक्टर्स की, तो वो अपने लोवेस्ट फॉर्म में आ जाएगी, जिसको मजीद आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसका मतलब है कि आपने उससे सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये भी कर लीजिएगा। बस यही कुछ बातें थी। अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और इन क्वेश्चन को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ जी रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू लोवेस्ट फॉर्म, क्या आपने इसको इसकी लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो करते हैं जी। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि आप उसमें से देखें कुछ कॉमन निकलता है कि नहीं निकलता। ऊपर वाली दोनों वैल्यू में से देखा जाए तो 3 कॉमन निकलता है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 और 6 दोनों आ जाते हैं, तो 3 कॉमन निकालेंगे हम। उसके अलावा ए भी कॉमन निकल सकता है, क्योंकि इसके पास भी ए मौजूद है और इसके पास भी ए मौजूद है, तो ए भी कॉमन आ सकता है। अब कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वो हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो क्या बचेगा, 3 तो चला गया कॉमन। यहाँ पे ए स्केयर था तो एक ए निकल जाएगा, तो एक बच जाएगा, तो एक ए बच गया, यहाँ पे आ गया माइनस। आगे 6 है तो 3 कॉमन लिया हुआ है, 3 का टेबल वहां तक पढ़े, 6 आएगा तो 3 टू द 6, तो यहाँ पे आ गया 2। ए भी कॉमन लिया हुआ है तो ए बाहर चला जाएगा और अंदर बच गया सिर्फ बी, इस तरीके से। अब बारी है नीचे वाली वैल्यू की। तो यहाँ पर देखें तो पहली चीज 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 में 2 भी आता है और 4 भी आता है, तो 2 आ गया कॉमन। उसके बाद देखा जाए तो ए भी दोनों के पास है ना, यहाँ पर ए स्केयर है और यहाँ पर ए है, तो वो चीज कॉमन लेनी है जो दोनों में है। तो ए दोनों के पास है लेकिन ए स्केयर दोनों के पास नहीं है, तो सिंपल ए हम कॉमन ले लेंगे, तो ए आ गया कॉमन। उसके बाद देखिए बी भी दोनों के पास है, यहाँ पे बी है वहाँ बी स्केयर है, तो मैं बी कॉमन लूंगा, बी स्केयर नहीं लूंगा, क्योंकि बी स्केयर सिर्फ यहाँ पर है, इधर नहीं है, तो बी ले लूंगा, तो वो दोनों में मौजूद होगा, तो बी आ गया कॉमन। अब जो बचेगा वो अंदर लिखेंगे। यहाँ से देखिए 2 कॉमन चला गया, ए स्केयर था तो इसमें से एक ए निकल गया, तो एक ए बच गया, वो अंदर लिख देते हैं। ये बी भी कॉमन लिया था, वो भी बाहर निकल गया। अब आगे आ जाए, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 4 आता है 2 तक,
तो 2 to the 4 हो गया। ए चला गया कॉमन, बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर में से एक बी निकल जाएगा कॉमन, तो एक बी बच जाएगा, तो वो ये आ गया। अब ऊपर और नीचे जो जो वैल्यू सेम है वो तो आपस में कट जाएंगी, तो कौन कौन सी सेम है, ये सारी वैल्यू सेम है, तो ये वाली सारी वैल्यू इसके साथ कट जाएगी और ए के साथ ए कट जाएगा। तो सिंपल हमारे पास बचेगा ऊपर 3 डिवाइड, नीचे बचेगा 2 और साथ में ये वाला बी बच गया। ये आपके पास आपका आंसर आ गया। आपने इसे सिंपलेस्ट लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इससे मजीद आप इसे सोल्व नहीं कर पाएंगे। यही आपका जवाब है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ चुके होंगे। कहीं पर भी अगर आपको इशू आता है तो आप ज़रूर कमेंट करें। तो ये इसका पार्ट 1 था। इसके बाद हम मूव करते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 आपके सामने है। इसमें भी सेम वही काम करेंगे। पहला स्टेप ही होता है कि आपने देखना है कॉमन क्या निकल रहा है। तो ऊपर वाली दोनों वैल्यू में अगर गौर किया जाए तो बी दोनों के पास है, तो बी आ जाएगा कॉमन। यहाँ पे हम लिख देते हैं बी को, बी कॉमन आ गया। उसके बाद देखा जाए तो दोनों के पास x भी मौजूद है, इसलिए x भी कॉमन आ जाएगा। तो एक आ गया b और दूसरा आ गया x, और कुछ कॉमन ही निकलता। अब कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वो अंदर लिखेंगे। तो यहाँ से देखें a बच जाएगा, b भी कॉमन चला गया था और x भी कॉमन बाहर निकल गया था। आगे प्लस है तो प्लस आएगा। इन दोनों में से b तो चला गया कॉमन, तो आगे बचा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में से भी एक x निकल जाएगा कॉमन और एक x बच जाएगा, इस तरीके से। अब आते हैं डिवाइड। यहाँ पर देखें तो इधर भी देखा जाए तो सबसे पहले c दोनों के पास है, c आ जाएगा कॉमन। c के बाद देखा जाए तो x भी दोनों के पास है, तो x भी आएगा कॉमन। अंदर क्या बचेगा, तो a बच जाएगा अंदर। यहाँ से c और x दोनों कॉमन निकल गए। आगे प्लस है तो प्लस आ जाएगा। यहाँ से c कॉमन चला गया, एक x कॉमन चला गया, तो एक x बच गया। अब अगेन आप देख सकते हैं कि ऊपर नीचे जो सेम सेम है उनकी कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर a प्लस एक्स है, नीचे भी क्या मौजूद है, a प्लस एक्स मौजूद है, तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे। और ऊपर और नीचे x भी मौजूद है, तो x के साथ x की कटिंग हो जाएगी। सिंपल क्या बच जाएगा, ऊपर b और नीचे c बच जाएगा। और यही आपका जवाब है। तो उम्मीद है कि आप इसके पार्ट 2 को भी समझ चुके होंगे। इसके बाद मूव करते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 आपके सामने है। इसमें भी देखें तो ऊपर तो अब एक ही वैल्यू है, तो उसमें से तो कुछ कॉमन ही ना निकलेगा। कॉमन के लिए 2 वैल्यूज तो होनी चाहिए ना, तो a और c तो हमारा एज इट इज रहेगा। अब काम होगा नीचे। इनमें से देखिए क्या कॉमन निकलता है। तो इनमें से पहली बात है a कॉमन निकलेगा, दोनों के पास a मौजूद है, a आ गया कॉमन। उसके बाद x भी कॉमन निकलेगा क्योंकि दोनों के पास x भी मौजूद है, तो x भी आ गया कॉमन। अब अंदर क्या रह गया, a स्क्वायर में से a गया तो a बच गया, x स्क्वायर में से x गया तो x बच गया। यहाँ पर देखें तो माइनस a और x सारे का सारे कॉमन चला गया। जब सारी वैल्यू कॉमन निकलती है तो वहां पे 1 बचता है, यहाँ पे 1 बच गया। अब ऊपर और नीचे जो सेम है उनकी कटिंग करते हैं। तो सेम आपको नजर आ चुके क्या है, a और a, बस यही सेम था। तो ऊपर बच गया c डिवाइड, नीचे बच गया x और ब्रैकेट के अंदर ax माइनस 1। यही आपका जवाब है। इसी के साथ इसका पार्ट 3 भी हो गया। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। तो फोर्थ पार्ट है इसका। इसमें भी अब आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू तो अकेली है ना, वो तो एज इट इज रहेगा। वो तो 15 a स्क्वायर b स्क्वायर और साथ में c एज इट इज डिवाइडेड बाय, अब नीचे काम करना है आपने। 100 तो फिलहाल 100 ऐसे ही रहने दे। अब इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, a स्क्वायर दोनों के पास है, तो दोनों में से a स्क्वायर में ले लेता हूँ कॉमन, तो यहीं पर a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर बाहर निकल गया तो 1 बचा, माइनस a स्क्वायर निकल गया तो b बच गया। अब ऊपर और नीचे अब आपने करनी है कटिंग। सबसे पहले तो देखें a स्क्वायर से a स्क्वायर सारे का सारा कट जाएगा। अब बचा 15 और 100, इनकी कटिंग करते हैं। तो 5 के टेबल में ये दोनों कट जाएंगे। जैसे 5 3 द 15 और इसकी कटिंग करें तो 5 2 द 10, यहाँ से बच गया 0 तो साथ में 0 आ जाएगा तो 20 हो जाएगा। अब जो बच गया वो लिख लेते हैं। हमारे पास बच गया था, ऊपर से बच गया 3, यहाँ लिख लेते हैं। ऊपर से बच गया था हमारे पास 3, साथ में आ गया b स्क्वायर और c आ गया डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बच गया 20
ये स्केयर भी खत्म हो गया तो बचा 1 माइनस बी बच गया। इस तरीके से आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई और यही आपका जवाब है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ चुके होंगे। इसी के साथ इसका फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। अब मूव करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो पांचवा पार्ट है आपके सामने। इसमें अगर आप देखें तो ऊपर वाली वैल्यू में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता ना। आप कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो दोनों में मौजूद हो और आप वो कॉमन ले सकें। लेकिन आप एक काम जरूर कर सकते हैं, आप इनको स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 4 और x, x के ऊपर तो पहले स्केयर है ना। 4 का स्केयर क्या होता है, 2 होता है, तो दोनों का स्केयर आप इकट्ठा लिख लें। 2x दोनों का स्केयर आ गया इकट्ठा इस तरीके से। तो देखिए 2 का स्केयर 4 होगा, x का स्केयर x स्केयर ही हो जाएगा। माइनस यहाँ भी ये काम कर सकते हैं, तो 9 का स्केयर होता है 3 और साथ में आ गया y, दोनों का स्केयर आप एक ही बार लिख दो। ऐसा लिखने का फायदा है कि आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। शायद आप पहचान भी चुके हो कौन सा फॉर्मूला लगना है। चलें अब नीचे वाली वैल्यू को देखें तो इनमें से जरूर कॉमन निकल सकता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है और यहाँ पर 6, तो कॉमन आप इनमें से निकाल लें 2 को, क्योंकि 2 के टेबल में ये दोनों आ जाती हैं। तो कोई ऐसी वैल्यू निकालता है जो दोनों में, अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो 4 के टेबल में 6 तो आता नहीं है, तो 6 कॉमन लूंगा तो 6 के टेबल में 4 नहीं आएगा। तो कोई ऐसी रकम कॉमन ले जो दोनों में आ जाए, तो मैं 2 ले रहा हूँ क्योंकि 2 के टेबल में दोनों ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया 2 कॉमन। उसके बाद देखें, एक तो आ गया 2 कॉमन और दूसरी चीज दोनों में क्या मौजूद है, x दोनों के पास मौजूद है, तो मैं x भी कॉमन ले लूंगा। अब जो बचेगा वो अंदर लिखता हूँ। तो 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 4 आता है 2 तक, और यहाँ पे x स्क्वायर था तो एक x निकल गया तो एक x बच गया। आगे प्लस है तो प्लस आ जाएगा। 2 का टेबल 3 तक पढ़ा तो 6 आ गया। इसमें से एक x कॉमन चला गया तो y बच गया इस तरीके से। अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू आपके पास आई है ना, बेसिकली यहाँ पर आप फॉर्मूला अपना लगा सकते हैं। कौन सा लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है अपने प्रीवियस क्लास में कि अगर एक वैल्यू का स्केयर है माइनस है, दूसरी का भी स्केयर है, तो आप उन्हें ऐसे लिख सकते हो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। सेम सिचुएशन यहाँ पर है, पहली का स्केयर है और माइनस दूसरी का भी स्केयर है, तो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में हम लिख सकते हैं। तो एक बार प्लस में ये इस तरीके से होगा 2x प्लस 3y, ये एक बार प्लस में आ गया। फिर इसी को एक बार माइनस में, तो 2x माइनस के 3y आ गया। उसके बाद डिवाइड में अब ये नीचे वाली जो वैल्यू है इसका तो कुछ भी नहीं किया हमने, ये जैसी है ये एज इट इज आ जाएगी। तो मैं इसको यहीं से पिक करके नीचे लिख देता हूँ, तो नीचे वाली वैल्यू एज इट इज आ गई। अब जो सेम सेम है उनकी कटिंग हो जाएगी। ऊपर देखें 2x माइनस बल्कि प्लस वाली होगी 2x प्लस 3y, ये ऊपर वाली सेम नीचे भी मौजूद है, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। तो फाइनली हमारे पास जो आएगा वो हमारा जवाब होगा। तो ऊपर से बच गया सिर्फ 2x माइनस के 3y और डिवाइडेड बाय, नीचे आप देखें ये तो कैंसिल हो गया, सिर्फ बच गया 2x। यही आपका जवाब है। तो उम्मीद है आप समझ चुके हैं। इसमें अब एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा लग गया। अब आगे ऐसे क्या होगा कि कुछ कुछ चीज़ें वो ज़्यादा करने के लिए कह देगा, सवाल ऐसे बनाएगा कि करना पड़े। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से की हुई हैं, तो कुछ नया नहीं है आपके लिए यहाँ पर। तो ये आपका 5वां पार्ट था। मूव करते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। तो 6 पार्ट है आपके सामने। इसमें अब देखें तो ऊपर वाली वैल्यू में से कॉमन तो कुछ नहीं निकलता, तो 20 तो पहले उन्होंने लिखा हुआ है बाहर, लेकिन अंदर वाली वैल्यू के ऊपर आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब वो फॉर्मूला कौन सा है वो मैं आपको याद करवाता हूँ। आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, इतना भी बचपन नहीं है आपका, 9th क्लास में वो आपने पढ़ा हुआ है 20 ब्रैकेट। देखिए आपने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो ये है 9th क्लास में, a3 माइनस b3, मतलब पहली वाली वैल्यू के ऊपर अगर क्यूब है और माइनस दूसरी के ऊपर भी क्यूब है तो उनको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये तरीका क्या है कि a प्लस बी, मतलब पहली वैल्यू जमा दूसरी वैल्यू, तो सेम वही चीज़ है, पहली का क्यूब माइनस दूसरी का क्यूब, तो लिखेंगे a प्लस बी, ए की जगह पे x है माइनस, अच्छा माइनस वाला फॉर्मूला तो यहाँ पर माइनस आना चाहिए था, इसको आप करेक्ट कर ले, यहाँ पे आएगा माइनस। आगे सारा ठीक है, आगे यहाँ पर सारी प्लस में ही रहनी थी तो वो प्लस में ही है। चलें अब अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो a माइनस बी मतलब x माइनस वाई हो गया, फिर a स्केयर मतलब पहली का स्केयर, पहली वैल्यू है x तो x का स्केयर आ गया, प्लस
दूसरी वैल्यू है ए और बी, मतलब पहली वैल्यू और देन दूसरी वैल्यू प्लस फिर बी स्केयर की जगह वाई है तो वाई का स्केयर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इन सब में से आप देख सकते हैं कि y कॉमन निकल सकता है, 5 y नहीं 5 5 आएगा कॉमन। अब अंदर क्या बचेगा, 5 चला गया तो बच गया एक्स स्क्वायर, 5 चला गया तो बच गया x और y प्लस यहाँ से भी 5 चला गया तो सिंपल क्या बच गया, y स्क्वायर बच गया। अब ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा था ये आपको याद करवाने के लिए लिखा था, रेफरेंस के तौर पर आपने लिखना है तो लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैं ये रेफरेंस दे देता हूँ। अदरवाइज आप ये रेफरेंस ना भी दें तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको ज़बानी ही याद होना चाहिए। तो रेफरेंस के तौर पर मैं इसको यहीं पर ही लिख देता हूँ, या थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब आप मज़ीद देखें कि ऊपर नीचे जो सेम सेम है या जिसकी कटिंग हो सकती है वो करते हैं। तो सबसे पहले तो ये सारी वैल्यू सेम है ना, ये वाली और ये वाली सेम होगी तो ये कट जाएंगे आपस में, तो ये सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, नीचे वाली सारी वैल्यू के साथ कैंसिल हो गई। ऊपर से क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर एक और चीज आप देखें कि 20 और 5 की भी कटिंग होती है, जैसे 5 1 द 5 और 5 4 द 20, 5 और 20 की 4 पे कटिंग हो जाएगी, 5 4 द 20। अब जो बचेगा वो लिख लेते हैं। तो ऊपर सिर्फ यहाँ से बच गया 4, यहाँ पे बच गया x माइनस 1, नहीं x माइनस वाई है, ये कट गया था, नीचे वाली सारी वैल्यू कैंसिल हो चुकी थी, तो सिर्फ यही आपका जवाब है, ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ चुके होंगे, बस आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो, साथ साथ मैं लिख भी रहा हूँ, रेफरेंस दे रहा हूँ ताकि आपको ये रिवाइज हो जाए। तो ये आपका 6 पार्ट था, इसके बाद मूव करते हैं 7 की तरफ। तो 7 पार्ट है, सबसे पहले आप ऊपर वाली वैल्यू को गौर से देखें, तो इसमें से अभी भी कुछ कॉमन निकल सकता है। एक तो x उसने पहले लेके लिखा हुआ है, मजीद भी कुछ कॉमन निकल सकता है, वो था a, दोनों के पास a मौजूद है तो आप a को ले लें कॉमन। अंदर क्या बचेगा, पहले लिख लेते हैं बाहर, x तो पहले था ना बाहर, इसमें से मजीद आपने a कॉमन ले लिया तो a आ गया यहाँ पर। अब अंदर क्या बचेगा 2, a स्केयर में से a के निकल गया तो a बच गया, माइनस ये वाला a निकल गया तो बच गया 3x। अब आते हैं नीचे, डिवाइडेड बाय, तो इनमें से देखिए कुछ कॉमन निकलता है, तो पहली चीज कॉमन निकलती है x के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ 4 है यहाँ पे 9 है, कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों आते हों, तो सिर्फ और सिर्फ x कॉमन निकलता है, तो वो निकाल लेते हैं। तो a इसमें से निकल गया x कॉमन, अंदर बच गया हमारे पास 4, 4 में से a के निकल गया, बल्कि a निकला नहीं है, हमने सिर्फ x कॉमन लिया है, ये a तो पहले से ही बाहर था, सिर्फ x कॉमन लिया तो x निकल गया तो बच गया a स्क्वायर माइनस 9 भी एज इट इज। हमने चूंकि x कॉमन लिया हुआ है तो x3 में से एक x निकलेगा तो x स्क्वायर बच जाएगा, इस तरीके से। अब आते हैं फर्दर, तो ऊपर नीचे देखें ये सेम सेम हो गया ना, इनको अभी काट दें, ax है और नीचे भी क्या मौजूद है ax है, तो ये तो कट गए ताकि आपका सवाल ज़्यादा बार बार ना लिखना पड़े सेम चीज़। 2a माइनस के 3x ऊपर बच गया, डिवाइड में देखें तो आप इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिख सकते हैं, a के ऊपर तो पहले स्केयर है, 4 को भी स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे तो वो 2 हो जाएगा, तो 2a का होल स्केयर आ जाएगा, माइनस 9 का स्केयर होता है 3, x का स्केयर है तो वो दोनों का स्केयर आप इकट्ठा ही लिख लें इस तरीके से। अब नीचे वही फॉर्मूला लगेगा जो इससे पहले वाले सवाल में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर कि अगर दोनों के ऊपर स्केयर है बीच में माइनस है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो सेम वही काम यहाँ पर होगा। तो ऊपर वाली वैल्यू का तो कुछ भी नहीं किया हमने, 2a माइनस के 3x एज इट इज रहेगा, डिवाइड एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, क्योंकि दोनों का स्केयर है बीच में माइनस है, तो यही फॉर्मूला हमें कहता है कि आप एक बार प्लस में लिख दें और एक बार इसे माइनस में लिख दें, 2a माइनस 3x। अब जो सेम है उनकी कटिंग हो जाएगी, तो माइनस वाली सेम है तो माइनस वाली से माइनस वाली कट जाएगी इस तरीके से। तो बाकी जो बच गया वो ही आपका जवाब है। हमारे पास ऊपर तो सारी वाली कैंसिल होगी ना, तो 1 बच गया, फिर जब सारी कैंसिल हो जाए फिर वहाँ पे 1 बचता है, और नीचे आ गया हमारे पास 2a प्लस के 3x। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ आ चुका होगा, इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं लगा, पहले वाला ही था। तो ये आपका इसका 7 पार्ट था। अब मूव करते हैं इसके 8th पार्ट की तरफ।
तो इसका 8th पार्ट आपके सामने है। इसमें भी आप देखें तो ऊपर वाली वैल्यू में से कॉमन निकल सकता है x दोनों के पास है तो x ले लिया हमने कॉमन, अंदर बचेगा x स्क्वायर में से एक x जाएगा तो एक x बच गया, माइनस यहाँ से x निकल गया तो सिर्फ 5 बच गया। डिवाइड, अब डिवाइड में बहुत इंपॉर्टेंट काम होने वाला है। अब नीचे आप देखिए कुछ कॉमन भी नहीं निकलता और कोई फॉर्मूला भी कंप्लीट नहीं होता। अब क्या करें, आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जब आपके पास इस तरह की फॉर्म में लिखी हो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप उसकी मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, दरमियान वाली वैल्यू को तोड़ के लिख सकते हैं। आप कैसे तोड़ते हैं, पहले लास्ट वाली को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें तो x के आगे तो कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 5 1 से मल्टीप्लाई होके 5 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, चले मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या आ गया 5 आ गया। अब आपको कोई ऐसा टेबल चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करवा के तो 5 आए लेकिन प्लस या माइनस करके दरमियान वाली वैल्यू बने, तो वो बजाते ये खुद ही है और तो 5 कहीं पे आता भी नहीं है स्वाय अपने टेबल के, तो 5 बंदा 5 और 5 में से एक को माइनस करेंगे तो 4 भी आता है। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं अपने मिड टर्म को इसके मुताबिक तोड़ के लिख सकता हूँ। अब मैं तोड़ के लिखता हूँ, तो चूंकि मिड टर्म को लिखना है तो पहले वाली तो एज इट इज रहेगी एक्स स्क्वायर। अब मिड टर्म की जगह पे मैं ये वाले फैक्टर लिखूंगा, पहले 5 है तो मैं 5 लगाऊंगा, 5 साथ में x आएगा क्योंकि 4 के साथ भी x है। अब 5 के साथ मैं माइनस लगाऊंगा, ठीक है, जो वैल्यू के साथ यहाँ पे अलामत हो वही आपने यहाँ पर बड़ी के साथ अलामत लगानी है, ठीक है, मतलब इन दोनों में से जो बड़ा फैक्टर होगा उसके साथ वही अलामत लगा देनी है जो यहाँ पर थी। उसके बाद आ गया 1x, तो यहाँ पे 1x लिखो या सिंपल x लिखो एक ही बात है। अब इसके साथ मैं प्लस लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि देखिए एक माइनस का है तो दूसरा प्लस का होगा तो प्लस माइनस हो गया 4 बचेगा ना, अलामतें डिफरेंट होनी चाहिए, तो इसके साथ आ जाएगा प्लस। आगे है -5 तो -5 एज इट इज आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से कीजिएगा, अक्सर बच्चे यहीं पर ही मिस्टेक्स कर देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, इनमें आप देखें तो x भी आपके पास एज इट इज रहेगा, x -5 भी आपके पास एज इट इज रहेगा, नीचे वाली दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा x आएगा और क्या बचेगा, x चला गया कॉमन तो x बच गया, माइनस यहाँ से भी x कॉमन चला गया तो 5 बच गया। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन है नहीं है, जहां से कुछ भी कॉमन नहीं निकले तो वहां से हम 1 निकाल लेते हैं, तो +1 आएगा, यहाँ पे प्लस आ तो इधर भी प्लस आएगा, तो चूंकि 1 निकले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x भी एज इट इज और माइनस के 5 भी आपके पास एज इट इज आ जाएगा। फर्दर आप देखें तो ये x भी एज इट इज आ गया, x -5 भी सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय ये वाला x और ये वाला 1 इकट्ठा हो जाएगा तो x +1 हो जाएगा, और ये जो x -5 दो बार है ये भी मिलकर एक बार हो जाएगा x -5। अब आप देखें जी जो सेम है वो कट जाएंगे, x -1 x -5 और x -5 ऊपर नीचे सेम था तो ये कट गए, तो फाइनली हमारे पास जो बचा वो ये था जी, ऊपर सिर्फ x बच गया और डिवाइड में हमारे पास सिर्फ बच गया x +1, डिवाइड में आ गया सिर्फ x +1। नहीं जी, यही हमारा जवाब है। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे। इस सवाल में अब एक नया काम हमने किया, मिड टर्म ब्रेक करना। नया सिर्फ इसलिए था कि यहाँ पे नया, वैसे तो आपने 9th क्लास में इसकी बहुत प्रैक्टिस की है। तो ये इसका 8वां पार्ट था। अब मूव करते हैं इसके 9th वाले पार्ट की तरफ। तो ये 9th वाला इसका पार्ट है जी, करते हैं शुरू। सबसे पहले ऊपर कॉमन लेंगे हम, तो ऊपर कॉमन निकल सकता है, क्या निकल सकता है 3 के टेबल में 3 भी आएगा और 6 भी आएगा, तो 3 आ गया कॉमन, अंदर बच जाएगा। अच्छा एक और चीज भी कॉमन आ सकती है x, दोनों के पास x भी है तो x भी आ गया कॉमन, अंदर बच जाएगा जी 3 निकला कॉमन, एक x निकला तो एक x बच गया, प्लस 3 का टेबल 2 तक पड़ा तो 6 आ गया और x चला गया कॉमन तो x +2 बच गया, डिवाइड। अब नीचे वाली वैल्यू है ना, इसकी भी आप मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं जैसे इसे पहले वाले पार्ट में हमने किया, लेकिन यहाँ पर एक फॉर्मूला भी कंप्लीट हो रहा है, तो जब फॉर्मूला हो रहा है तो फिर फॉर्मूला ही कर लेते हैं, जरा हमारा टाइम बच जाएगा। फॉर्मूला हमने ये पढ़ा हुआ है a² + b² प्लस के 2ab, ठीक है। आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये भी स्क्वायर बन जाएगा, a की जगह b की जगह ये स्क्वायर बन जाएगा और 2ab की जगह पर ये चीज लिख देंगे हम,
यहाँ चले मिड टर्म ही ब्रेक कर लेते हैं, लेकिन मैंने बता दिया कि फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। मिड टर्म में क्या करना है, लास्ट वाली को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया तो x के शुरू में 1 था तो 1 ही आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या आया, 4 आया। अब आपने कोई ऐसा टेबल ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करो आगे 4 आए, लेकिन प्लस या माइनस करके दरमियान वाली वैल्यू बने, तो वो मेरे पास ये वाला टेबल है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 भी होता है, और दोनों को प्लस करने से भी क्या आता है, 4 आता है, और दरमियान में भी 4 ही मौजूद है। तो लिहाजा मैं अपनी जो मिड टर्म है, जो दरमियान वाली रकम है, उसको इसके मुताबिक लिख दूंगा। तो पहली वाली एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस दरमियान वाली को इसके मुताबिक लिखूंगा तो 2x प्लस आगे 2 था तो फिर से 2x आ जाएगा, और देन आ गया प्लस 4। अब फॉर्मूला भी लगा सकते थे, रिजल्ट सेम ही आते हैं। ऊपर वाली रकम एज इट इज, उसका भी हम कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ हो भी नहीं सकता, जो हो सकता था वो हमने कर लिया। अब नीचे काम करना है पहले हमने। इन दोनों में से देखिए कॉमन आएगा x, तो अंदर बच गया जी x प्लस 2, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा प्लस 2, तो अंदर बचेगा 2 तो निकल गया ना, x बच गया प्लस 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 4 तक, 2 तक पढ़ेंगे तो 4 आएगा। उसके बाद आप देखें तो 3x ब्रैकेट x प्लस 2 डिवाइडेड बाय ये वाला x और ये वाला 2 इकट्ठा हो जाएगा, x प्लस 2 हो गया, और ये वाला भी इकट्ठा हो जाएगा x प्लस 2। अब ऊपर नीचे जो सेम सेम है वो कट जाएंगे, तो x प्लस 2 ये भी है, ये भी है, चाहे इसको काट दे इसको काट दे, कोई मसला नहीं है, सेम सेम ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलें जी, फाइनली हमारे पास बचेगा ऊपर 3x, ऊपर बचेगा हमारे पास 3x, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा जी x प्लस 2, x प्लस 2 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ चुके होंगे, ये भी सेम था, आप इसमें मिड टर्म भी ब्रेक कर सकते हैं, आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो मैंने मिड टर्म ब्रेक करके कर लिया, अगर आपको फॉर्मूला इजी लगता है तो आप फॉर्मूला लगा के कर लें। तो ये इसका 9 वाला पार्ट था। आप मूव करते हैं 10th पार्ट की तरफ। यहाँ देखें इसका पार्ट 10th है। ऊपर वाली वैल्यू को अगर आप देखें ना तो कॉमन तो कुछ निकलता नहीं है, फॉर्मूला भी यहाँ पे कोई नहीं लग सकता, और इसमें अगर कुछ हो सकता है तो आप इसकी मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ मिड टर्म वाला ही ऑप्शन बचता है। अब उसमें क्या तरीकेकार है आप सीख चुके हैं, पहले सवालों में भी किया है। सबसे पहले तो आपने लास्ट वाली को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इसके आगे 1 है तो 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो गया। अब आपने देखना है कि 2 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूं, या कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका टेबल पढ़ूं तो 2 आए, लेकिन प्लस या माइनस करके दरमियान वाली वैल्यू है। दरमियान में तो कुछ नहीं है ना, मतलब कोएफिशिएंट देखना होता है हमने, वेरिएबल नहीं कोएफिशिएंट। तो इसके शुरू में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 का टेबल बेसिकली 1 तक पढ़ूंगा तो 2 भी आ जाएगा, और 2 में से मैं 1 को माइनस करूंगा तो 1 भी आ जाएगा। तो बिल्कुल मेरे जो मिड टर्म है इसी के मुताबिक ही हो जाएगी। तो वो कर देते हैं जी। सबसे पहले पहली वैल्यू तो एज इट इज रहेगी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 है तो मैं मिड टर्म को 2 के मुताबिक लिखूंगा, प्लस 2 एक्स और वाई आ जाएगा। अब आगे मैं माइनस में लिखूंगा एक्स वाई, ताकि ये दोनों माइनस होके क्या बच जाए, एक्स वाई प्लस का बच जाए, ठीक है। और देन लास्ट में माइनस के 2 वाई स्क्वायर। अब डिवाइड, डिवाइड में अगर आप देखें तो डिवाइड में भी एक फॉर्मूला हमारा लगता है। फॉर्मूला ये पहले भी यूज कर चुके हैं हम, फॉर्मूला कुछ इस टाइप का था, a3 माइनस के b3, ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह कम है। तो a3 माइनस b3 बराबर होता है a माइनस b, फिर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस के ab और फिर प्लस b स्क्वायर। बिल्कुल इसके मुताबिक इसको हम लिखेंगे। यहाँ पर बस ये फर्क है, a और b की जगह पर x और y है, तो क्या बनेगा फॉर्मूला फिर x माइनस वाई, ये आ गया। फिर आगे आना स्क्वायर, तो x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए बी की जगह पर x और y आ जाएगा, प्लस b की जगह पर y का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से आपने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। इसको अब रिमूव करते हैं, इसका रेफरेंस दे दिया हमने। अब नेक्स्ट चलते हैं। ऊपर वाली वैल्यू में से देखें तो कुछ कॉमन निकलता है, वो है x, इन दोनों में से, सिर्फ इन दोनों में से वो है x, तो x आएगा कॉमन, अंदर बच गया x प्लस ये x निकला तो 2y बच गया। इन दोनों में से निकलेगा, पहली बात शुरू में माइनस है तो माइनस आएगा कॉमन, दोनों के पास y मौजूद है तो y भी कॉमन आएगा। अंदर बच गया
माइनस निकला, वाई भी निकला, तो सिर्फ एक्स बच गया। माइनस कॉमन लेना तो अलामत बदल दिया, तो ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, और इसमें से एक वाई निकल जाएगा तो 2y बच जाएगा। इस तरीके से डिवाइडेड बाय, नीचे तो कुछ भी नहीं हो सकता, जैसा है वैसा ही आ जाना है, तो मैं इसी को ही यहाँ से उठा के नीचे लिख देता हूँ। तो नीचे वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज ही आ गई। अब ऊपर वाली में से मजीद आप क्या करेंगे कि जो कॉमन लिया उनको मिला के इकट्ठा करके लिख लें। जैसे यहाँ से x था, यहाँ से माइनस वाई था, तो x माइनस वाई एक तरफ आ गया, और x प्लस 2 है दोनों के पास है, तो उसको एक बार लिख देंगे x प्लस 2y डिवाइडेड बाय, नीचे वाली वैल्यू यहाँ पर भी सेम एज इट इज ही आनी है, तो इसी को उठा के नीचे लिख देते हैं हम। इस तरीके से अब जो सेम है उनकी कटिंग कर दें। देखें x माइनस वाई ऊपर भी है, x माइनस वाई नीचे भी है, तो ये दोनों तो कट गए। फाइनली हमारे पास फिर जो बचेगा वो हमारा जवाब होगा। ऊपर बच गया x प्लस 2y, और डिवाइड में हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और वाई, और देन वाई स्क्वायर, ये बच गया, और यही आपका जवाब है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ चुका होगा। थोड़ा सा लेंथी काम है, लेकिन काम आप देख सकते हैं कि कुछ नया नहीं किया, वही पुरानी चीज़ें हैं। तो इसी के साथ आपका ये इसका 10 वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ। मूव करते हैं इसके 11th पार्ट की तरफ। तो 11 पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखें तो सेम वही बातें हैं कि आप कॉमन तो नहीं ले पाएंगे, ना कोई फॉर्मूला लग रहा, तो आप करेंगे मिड टर्म ब्रेक, ऊपर भी और नीचे भी। तरीका आप सीख चुके हैं, वही सारी बातें यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो थोड़ा काम इसमें है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब मिड टर्म के लिए लास्ट वाली को करना होता है फर्स्ट से मल्टीप्लाई, तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 42। अब मुझे कोई ऐसा टेबल ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करवा के 42 आए, लेकिन उन दोनों वैल्यूज को प्लस या माइनस करके दरमियान वाली वैल्यू आए, यानी कि 17 आए। अब इसको थोड़ा ढूंढने का मैं तरीका आपको बताता हूँ, आसानी वाला। 42 की आप फैक्टराइजेशन करें, जैसे कि 2 टू द 4, और यहाँ पे कैरी, नहीं 2 1 द 2, कैरी क्यों आएगा, सारा हो गया। अब ये 3 पे जाएगा, 3 7 द 21। अब आप देखें ना, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, यहाँ पे क्या है 7, तो 6 मल्टीप्लाई 7 आपके पास आएगा 42, लेकिन 6 और 7 को जमा करके 17 नहीं आ रहा, तो ये वाले फैक्टर सही नहीं है हमारे। और मैं कोई फैक्टर देखता हूँ यहाँ पर, तो वो कुछ इस तरीके से है। देखिए 7 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आएगा 14, और क्या बच गया था 3 बच गया था। 14 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमारे पास 42 भी आ जाएगा, और 14 और 3 को जमा करेंगे तो 17 भी आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि मैं अपनी मिड टर्म को इन वाले फैक्टर्स के मुताबिक तोड़ के लिख सकता हूँ। इस फैक्टर को मैं संभाल के लिख लेता हूँ यहाँ पर साइड पे। चलें जी, अब पहले ऊपर वाली की मिड टर्म करते हैं ना ब्रेक, बाद में नीचे देखते हैं। तो ऊपर है हमारे पास 2x², वो भी एज इट इज आ जाएगा, प्लस के 17x। अब 17 को मैं इन वाले फैक्टर्स की मदद से लिखूंगा, तो यहाँ पे पहले 14 है तो 14 आ गया, साथ में x, प्लस फिर आगे 3 है तो 3, साथ में आ जाएगा x, और लास्ट में आ गया जी प्लस के 21। फिर डिवाइड में हमारे पास आएगा, डिवाइड में भी मिड टर्म ब्रेक करनी है। अब इसकी भी मिड टर्म ढूंढते हैं। सबसे पहले तो देखें 35 और 3 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 105 आ जाएगा, 105। अब कोई ऐसा टेबल ढूंढते हैं जिसको मल्टीप्लाई करके 105 आए, लेकिन प्लस माइनस करके दरमियान वाली वैल्यू आए। अब उसके लिए भी मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप इस तरह की मिड टर्म ब्रेक कर लें। तो 3 पर करके देखते हैं इसको हम। तो 3 के टेबल पे आप इसको कर लें, तो 3 3 दा 9, एक बच गया तो ये 15 हो जाएगा, और 3 5 15। इससे आगे ये 3 के टेबल पे तो नहीं होगा, 7 पे 5 पे कर लें। चले 5 7 दा 35, ठीक है। अब इसकी भी चेक करें, 5 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 तो आ जाएगा,
लेकिन 15 और 7 को जमा करके या माइनस करके 26 आपके पास नहीं आएगा। तो लिहाजा ये वाला जो फैक्टर्स हैं ये तो सही नहीं है हमारे पास, कोई और ढूंढते हैं इसमें से। तो मैं अब यूं करता हूँ, ये 7 और 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 3 21 21 मल्टीप्लाई, बाकी क्या बच गया था 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अब 105 भी आ जाएगा और 21 और 5 जमा होंगे तो दरमियान वाली वैल्यू यानी कि 26 भी आ जाएगा। तो लिहाजा मैं अपनी मिड टर्म को इन फैक्टर्स के मुताबिक ब्रेक करके लिखूंगा। इस फैक्टर इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि हमें याद रहे। एक काम आप रफ अमल में भी कर सकते हैं या बीच में साइड पे भी कर सकते हैं। चलें अब अपनी मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। तो नीचे वाली वैल्यू में 3x के एज इट इज। अब 26 की जगह पर ये वाले मैं फैक्टर यूज करूंगा 21, पहले आएगा प्लस के 21 x आ जाएगा और आगे 5 है तो प्लस के 5x आ जाएगा और लास्ट में 35 है तो प्लस के 35 आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन निकलेगा 2 और x, अंदर बचेगा जी x बच जाएगा प्लस 2 7 द 14, x भी कॉमन चला गया, बस ये इतना ही बचेगा प्लस इन दोनों में से बचेगा आएगा 3 कॉमन, अंदर बचेगा जी x प्लस 3 7 द 21 देन डिवाइडेड बाय। इन दोनों में से अब आप देखें क्या कॉमन निकलता है। तो पहली चीज 3 कॉमन आएगा क्योंकि 3 के टेबल में 21 भी आता है 3 भी आता है और साथ में x भी कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा जी 3 निकला, एक x निकला तो एक x बच गया प्लस 3 7 द 21, x भी कॉमन निकल गया। अब इन दोनों में से भी सिर्फ 5 आएगा कॉमन तो अंदर बचेगा x प्लस 5 7 द 35 तो 7 बच जाएगा। ऊपर आप देखें 2x और प्लस 3 ये इकट्ठा हो जाएगा और ये जो x प्लस 7 कॉमन निकला था ये भी एक बार आ जाएगा। उसके बाद डिवाइड, यहां से 3x और प्लस 5 ये इकट्ठा हो जाएगा और ये जो x प्लस 7 था ये भी कॉमन आ जाएगा। अब ऊपर नीचे जो सेम है वो कैंसिल हो जाएंगी तो x प्लस 7 और x प्लस 7 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी तो फाइनली जो बचेगा वो हमारा जवाब होगा। तो हमारे पास बचेगा जी 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 5, यही आपका जवाब है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ आ चुका होगा। ये आपका आखिरी सवाल था इस एक्सरसाइज का। कहीं पर भी अगर आपको इशू आता है तो आप ज़रूर कमेंट करें और अगर समझ आती है तब भी हमें कमेंट करके बताया करें, आपके कमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब रही बात इन नोट्सों की, ये जो हमने लिखे हैं ये वाले नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसके लिए थोड़ा वेट करें। जैसे ही बनेंगे मैं उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। तो यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।